हेलो फ्रेंड। एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एक और नए इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल केस के साथ मैं आपको एक और नया केस डिलीवर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही फैक्चुअल, इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त लगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको वीडियो रिप्रेजेंट करने चाहता हूँ या बता रहा हूँ, उस पर मैं बस एक ही लाइन कहना चाहूँगा। बस एक ही लाइन, जो चीज़ें दिखती है कभी कभी वो चीज़ें होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। आज के वीडियो का टैगलाइन आप समझ लो यही है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूँ, और आपको ये भी पता चलेगा पीएफ केस बैंक सॉल्यूशन ऐसा क्यों कहता है। फॉर अ रियल केस वी हैव अ रियल सॉल्यूशन। आज ये क्लाइंट का केस है जो कि मेरे पास है और अभी अंडर प्रोसेस में है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये शेयर करना चाहता था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये पता होना चाहिए कि उनको जो रीज़न बता रहा है ईपीएफ उससे पहले भी कुछ चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो आइए हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में, आगे आने वाले कुछ समय में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द मोर नोटिफिकेशन वीडियो ऑफ आवर चैनल। सो सबसे पहले आप ईपीएफओ क्लेम स्टेटस पे जाओगे। क्लेम स्टेटस पे जब आप जाओगे तो आपको ये पेज खुलेगा, पोर्टल पेज, जहाँ पे साइन इन ईपीएफ पासबुक एज क्लेम स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपका यूएएन नंबर मांग रहा है जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, और साथ ही पासवर्ड मांग रहा है, और कैप्चर कोड मांगता है, लॉगिन मांगता है। तो यहाँ पे आप लॉगिन करोगे अपना पासवर्ड और यूएएन नंबर डाल के और कैप्चर कोड डाल के। फिर जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। जब इस तरह से खोल देते हो आपसे सेलेक्ट मेंबर आईडी पूछता है। ये नॉर्मली होता है जिसमें व्यू पासबुक, डाउनलोडेड पासबुक और व्यू क्लेम स्टेटस। आप व्यू क्लेम स्टेटस में अच्छे से देख रहे हो कि इन्होंने 23 जुलाई को किया फॉर्म 10C, 23 जुलाई को किया, 24 जुलाई को रिजेक्ट हो गया। सबसे पहली बात मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो क्लाइंट हैं ये सिर्फ अपना पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना शेयरिंग पैसा निकाल लिया है। एम्प्लॉय का जो शेयर अमाउंट होता है, जैसा कि आप मेरे पहले वाले वीडियो में भी जाके देख सकते हो कि कैसे पासबुक और कैसे आपका पासबुक शो होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो 23 जुलाई को उन्होंने किया, इनका 24 जुलाई को रिजेक्ट हो गया। सबसे बड़ी बात जो कि नोट करने वाली रिमार्क देखिए आप, कैंसिल चेक कॉपी, पासबुक, ये वो मतलब कुछ भी है चेकबुक से ही रिलेटेड आ रहा है, सिग्नेचर ऑथराइज नहीं है ये। फिर इन्होंने 3 जुलाई को किया, इनका 4 जुलाई को रिजेक्ट आया। ठीक है, आप देख रहे हो 2 केस आपने देखे, दोनों के दोनों क्या हुए, रिजेक्ट हो गए। मतलब एक 23 जुलाई को किया तो 24 जुलाई को रिजेक्ट, फिर 3 जुलाई को किया तो 4 जुलाई को रिजेक्ट, जो कि सेम रीज़न, वही सेम पासबुक है, सेम पासबुक ही रीज़न है। आप रीज़न देख सकते हो आराम से, कुछ ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती। कभी कभी जो स्कैन डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कायदे से नहीं होता है तो कैंसिल हो जाता है। अब अब आप यहाँ देखो 31 जुलाई को इन्होंने किया, 3 अगस्त को इनका रिजेक्ट हुआ, जो कि रिसेंटली इन्होंने किया। फिर उसके बाद इन्होंने 25 जुलाई को किया, 25 जुलाई के बाद इनका 27 जुलाई को भी रिजेक्ट हुआ। आप देखो इनका सबका रीज़न एक ही है, बैंक पीडीएफ नॉट ओपन इन अ सिस्टम प्लीज़ रीसबमिट क्लेम। इन ये बार बार ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं केवाईसी डिटेल नहीं है, कभी कह रहे हैं कि चेकबुक नहीं है, कभी कह रहे हैं कि मतलब कुछ कुल मिला जुला के केवाईसी का कभी रीज़न दे रहे हैं, कभी चेकबुक का डिटेल दे रहे हैं। लेकिन ये कैंडिडेट जो हैं, जो ये क्लाइंट हैं, जब ये
हमारे पास आए और हमने इनसे पूछा कि आपके पास बार बार ऐसा रीज़न दे रहा है, तो आपने क्या किया? तो उन्होंने बोला कि सर आप चाहे तो डाउनलोड करके देख सकते हो। और मैंने जब डाउनलोड करके देखा तो उन्होंने क्लीन क्लीन चेकबुक अपलोड किया हुआ था, क्लीन क्लीन पासबुक अपलोड किया हुआ था, उनका सारा सब कुछ अपडेटेड था। लेकिन जो रीज़न बार बार ईपीएफ या बार बार क्लेम रिजेक्ट होने का रीज़न आ रहा था, वो फुलफ़िल करने के बाद भी इनका पेंशन का पैसा नहीं आ रहा था। आखिर गलती हो कहाँ रही थी, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में जस्ट बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक बात जानो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। फॉर्म नंबर 10D EPS, ध्यान से आप इसे एक बार पढ़ो और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों पढ़ के बता रहा हूँ। सप्लाइड फ्री ऑफ अ कॉस्ट एट EPFO ऑफिस कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द EPF इंडिया वेबसाइट। ये सबसे पहले फ्री होता है, आप ऑफिस से भी प्रोवाइड कर सकते हो और वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन। दिस इंस्ट्रक्शन शीट्स आर नॉट रिक्वायर्ड बी to be printed for submission of the claim form and are not required to be attached with claim। ये जो इंस्ट्रक्शन शीट है इसको आपको क्लेम में अटैच करके नहीं देना है और ना ही कुछ इसका यूज़ नहीं है, बस ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन है जो आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसको कहीं भी आपको प्रिंट करके या किसी के साथ भी अटैच करके नहीं यूज़ करना है। दिस आर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर क्लेम। ये खाली एक तरीके का इंफॉर्मेटिव नॉलेज है मेंबर जो कि क्लेम करते हैं। अब आइए हम जानते हैं दी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 एप्लीकेशन फॉर मंथली पेंशन। इसका मतलब द एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 ये कहता है एप्लीकेशन फॉर मंथली पेंशन नोट क्लेम फॉर 10D शुड बी सबमिटेड इन 2 copies in case pension is to be withdrawn in other region or sub region। क्लेम जमा होना चाहिए फॉर्म 10D 2 कॉपीज़ के फॉर्म में अगर आपको पेंशन का पैसा निकालना है रीजन में और सब रीजन में, ओके। फिर आता है बाय whom द पेंशन इज़ क्लेम्ड, तो इंडिकेटेड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा कौन से पेंशन, तो इसमें मेंबर, गार्डियंस, विंडोर्स, नॉमिनी, विंडोवर, मेजर, ऑर्फेन और डिपार्टमेंट और पेरेंट्स, इन सब जो कि सेलेक्ट मेंबर दिए हुए हैं इनमें से कोई भी। सेकंड आता है टाइप ऑफ पेंशन क्लेम, इंडिकेटेड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सुपर एनुएशन पेंशन बाय अ मेंबर ऑफ अटेन 58 ईयर एज वेदर इन अ सर्विस और नॉट, ठीक है। और भी सारे जो भी ये जो ऊपर मेंबर दिए हैं कौन कौन से मेंबर हैं इन सब का इंस्ट्रक्शन दिया है। चाहे तो आप ये खुद भी कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये बताने का ये है, इसको पढ़ने का ये है कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने यहाँ पे यूएन लॉगिन किया और पासवर्ड डाला तो मुझे एक चीज़ निकल के सामने आई कि इनका डेट ऑफ एग्ज़िट का रीज़न आप देखिए। डेट ऑफ एग्ज़िट का रीज़न क्या आ रहा है, परमानेंटली डिसेबल। अब समझ में आया कि मैंने प्रीवियसली फॉर्म क्यों पढ़ा, इसके पीछे यही रीज़न है, परमानेंटली डिसेबल आ रहा है। आप समझे कि अगर EPFO एक्ट अंडर 1995 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आपको ESIC के स्कीम बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आपने डेट ऑफ एग्ज़िट का रीज़न परमानेंटली डिसेबल डाला है या आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो आप पेंशन का पैसा मोस्टली नहीं विड्रॉल कर पाओगे या कर ही नहीं सकते। आपको वो 58 ईयर के बाद ही मिलेगा। इसीलिए फॉर्म 10D आप देख सकते हो और यही रीज़न है कि उनका बार बार क्लेम रिजेक्ट हो रहा था।
और EPFO रीज़न क्या दे रहा था, चेक पासबुक KYC, चेक पासबुक KYC। अब इसमें एम्प्लॉय का तो माथा घूम गया भाई कि मैं परेशान हो गया हूँ, अभी ये मेरे से नहीं होगा। और ये जो मुझसे मिले, मैंने आपको बोला, इन्होंने मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट पे देखा, फेसबुक पे, और इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैं इनका बहुत थैंकफुल हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे आपको ये नॉलेजेबल वीडियो देने का मौका मिला। आप देख सकते हो यहाँ पे 31 जुलाई, 23 जुलाई, 23 सब के सब रिजेक्ट, और सबका रीज़न यही है। तो फ्रेंड, इसके पहले भी मैंने डेट ऑफ एग्ज़िट का रीज़न अगर गलत हो तो क्या होता है उस पर मैंने वीडियो बनाया है। आई होप आपको वो बहुत पसंद आया है, और पसंद आएगा ये वाला भी वीडियो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। Thanks for watching. Please subscribe our channel and press the bell icon to get the more notification and interesting case. I hope आज मेरे जो चैनल का मकसद था, फॉर अ रियल केस वी हैव रियल सॉल्यूशन। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो जब मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, शायद बहुत लोग ऐसे केस होंगे जो सॉल्व हो सके। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा इस केस में कि जब भी आपके पास कोई रीज़न आता है तो आप प्लीज़ डेट ऑफ एग्ज़िट का रीज़न और KYC, ये 3 चीज़ देखो ही देखो। जब भी आप क्लेम करो, क्लेम करने के पहले आप अपना डेट ऑफ एग्ज़िट का रीज़न, डेट ऑफ एग्ज़िट देखो ही देखो। थैंक यू।